Hello, good morning everybody. Once again I am Asutosh with the new topic. पिछले क्लासेज में हम लोग डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को देख लिए थे। अब हम लोग इंटीग्रेशन देखते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेट करना माने जोड़ना। ये एक तरह का समेशन है। ठीक है, जोड़ है। तो एक्चुअली हम क्या जोड़ते हैं वो देखते हैं। तो इनिशियली शुरू में इंटीग्रेशन की जो शुरुआत हुई थी वो एरिया अंडर ए कर्व, किसी कर्व के भीतर कितना एरिया इनक्लोज्ड होता है उसको निकालने से शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, तो वैसा एरिया निकालना रहता था जिसकी इरेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर शेप उसका नहीं रहता था। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं अगर रेगुलर शेप है तो आपके पास ऑलरेडी वेल डिफाइंड फार्मूला है। ठीक है, आप जैसे जानते हैं कि अगर ट्रायंगुलर शेप में कोई ऑब्जेक्ट ट्रायंगुलर शेप है तो ट्रायंगुलर शेप में ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अगर सर्कुलर शेप में कोई एरिया है तो उसका πr² होता है। अगर एक ट्रायंगल के शेप में है कोई तो लेंथ इंटू ब्रेथ है। तो आप ऑलरेडी ये सब जान रहे हैं। तो यहाँ क्या है, एक निश्चित ज्योमेट्रिकल फिगर है, एक रेगुलर ज्योमेट्री है। तो रेगुलर ज्योमेट्री का एरिया हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इरेगुलर शेप का कोई फिगर हो और तब उनका एरिया निकालना हो जो किसी भी फार्मूला पे बेस्ड नहीं हो, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इरेगुलर ज्योमेट्री का एरिया निकालने से ही इंटीग्रेशन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो हम देखिए कि हम कैसे कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम एक ग्राफ बनाएं। तो आपको पता है, मान लेते हैं कि एक फंक्शन दिया हुआ है y = fx। y x का फंक्शन है, इसका मतलब y का वैल्यू x पे निर्भर करता है और कोई ना कोई रिलेशन भी दिया होगा जिस रिलेशन के आधार पे हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो आप एक ग्राफ बना लीजिए। तो अलोंग x एक्सिस हम x का वैल्यू डालेंगे, अलोंग x एक्सिस हम x का वैल्यू डाल दिए और अलोंग y एक्सिस हम y का वैल्यू डालें। तो अलोंग y एक्सिस हम y का वैल्यू डाल दिए। ठीक है, और मान लीजिए इस तरह का ग्राफ आया। एक ग्राफ भी बना लिए। ये ग्राफ आया, यहाँ से यहाँ तक हम बनाए। तो इनिशियल पॉइंट को हम यहाँ P ले लिए, यहाँ Q ले लिए, दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। तो अब P पॉइंट से आप नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए और Q पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर आप नीचे ड्रॉप कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे x का एक वैल्यू, इधर x का वैल्यू आप डाले हैं तो यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। मान लीजिए ये वैल्यू a है, x का वैल्यू यहाँ पे a है और इधर जो आप Q से आए हैं तो यहाँ भी x का कोई ना कोई वैल्यू होगा, तो x का वैल्यू b हो गया। तो अब ये जो एरिया बना, ठीक है, अब इस बीच का जो एरिया है, इस एरिया को अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे। आप देख लीजिए ये किसी भी रेगुलर ज्योमेट्री के शेप से टैली नहीं कर रहा है। अब यहाँ आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो जब इरेगुलर शेप का अगर फिगर हो और तब हमें एरिया निकालना हो तो यहीं पे हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो अब हम कैसे इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं, कैसे एरिया निकाल सकते हैं। अब इसके लिए देखिए क्या करते हैं। तो इधर अलोंग x एक्सिस x का वैल्यू है, तो हम कहीं भी इस ग्राफ में कहीं भी बीच में एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं। कितनी दूरी पे, तो मान लीजिए x दूरी पे एक पॉइंट सेलेक्ट किए। यहाँ से x दूरी पे हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, ये पॉइंट है D। अब इस पॉइंट से हम ऊपर चलेंगे तो हमें कर्व का एक पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट का अब y कोऑर्डिनेट कितना है, मान लीजिए ये दूरी है y। तो मतलब हम x दूरी चले और इधर y दूरी चले, ये पॉइंट पे पहुंच गए। अब x में थोड़ा सा इंक्रीमेंट कीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़िए। तो x में होने वाले छोटे से इंक्रीमेंट को हम लोग डेल्टा x लिखते हैं। मान लीजिए ये दूरी है डेल्टा x। अब यहाँ से ऊपर बढ़िए, फिर तो यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे तो हम B पॉइंट पे पहुँचेंगे।
तो बी पॉइंट पे वाई भी थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, ऊपर बढ़ गए हैं आप, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि थोड़ा सा जो हम इंक्रीमेंट किए इस रेंज में y के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, y कांस्टेंट है। तो आपको एक यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आपको मिल रहा है, ए बी और सी और डी, ये एक तरह का रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आपको मिल गया। अब इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट एरिया, एग्जैक्ट एरिया नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे एक सपोजिशन कर रहे हैं कि y को कांस्टेंट मान रहे हैं, लेकिन y एक्चुअली कांस्टेंट है नहीं, ठीक है ना। आप देख रहे हैं y थोड़ा सा ऊपर हो चुका है बी पॉइंट के लिए, लेकिन हम इसको अगर एग्जैक्टली ए बी सी डी इस तरह से लें तब मेरा एरिया एग्जैक्ट हो जाएगा, लेकिन हम इतने एरिया को अभी इग्नोर कर रहे हैं, जो ऊपर ट्रायंगल बन रहा है इस एरिया को इग्नोर कर रहे हैं। तो इस स्ट्रिप का अप्रॉक्स एरिया कितना होगा, ठीक है। तो आप देखिए ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ से लेंथ इसका है y और ब्रेथ कितना है, तो ये आप लिए हैं डेल्टा x, तो इसका अप्रॉक्सीमेट एरिया निकल जाएगा y इंटू डेल्टा एक्स, इज इट और नॉट, ठीक है। तो हमें एक स्ट्रिप का एरिया निकल गया। अब फिर से हम फिगर पे आएंगे, तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप ABCD का जो स्ट्रिप का जो एरिया होगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेट, ये अप्रॉक्सीमेट एरिया है, कितना है, तो y इंटू डेल्टा एक्स है, ये अप्रॉक्सीमेट एरिया है, एग्जैक्ट नहीं हुआ। एग्जैक्ट इसलिए नहीं हुआ कि ऊपर जो ये ट्रायंगुलर रीजन है इस रीजन को हम अभी इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रिप का एरिया आप निकाल लिए। अब सोचिए आपको यहाँ से यहाँ तक आपको टोटल एरिया निकालना है, तो क्या करना होगा, तो इस रीजन में ऐसा ही जो एक स्ट्रिप मिला है ऐसा ही आपको बहुत सारा स्ट्रिप मिलेगा, तो हम बहुत सारा इसको स्ट्रिप में तोड़ दें, ठीक है। तो 1 2 3 इस तरह से मान लीजिए हमने n स्ट्रिप्स में इसको तोड़ दिया है। 1 से पूरे रीजन को इस तरह के रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में 1 से स्टार्ट करके n रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में हमने बांट दिया है। तो हमें क्या करना होगा, हम एक स्ट्रिप का तो एरिया निकाल लिए हैं, तो हमें n स्ट्रिप्स के एरिया को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें एरिया अंडर द कर्व निकल जाएगा। तो हम क्या करें, एरिया अंडर द कर्व निकालें। तो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, तो हमें इसी तरह का y डेल्टा x जो एक स्ट्रिप का मिला था, हमें इसी तरह के टर्म को ऐड करना होगा। तो y डेल्टा x वाले टर्म को हमको ऐड करना है, ये समेशन का साइन है, एडिशन का सम, और कितना स्ट्रिप है, तो आप ये ith स्ट्रिप हम मान लें कि हम तो बीच में कोई भी एक सिलेक्ट किए थे n 1 से लेके n के बीच में, तो I जो लिए ith स्ट्रिप का एरिया इतना है, हमको ऐसा ही स्ट्रिप के एरिया को जोड़ना है 1 से लेके n तक। n स्ट्रिप्स है, तो n स्ट्रिप्स के एरिया को हम जोड़ देंगे तो एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया अंडर द जो कर्व आएगा ये भी मेरा अप्रॉक्सीमेट ही होगा। क्योंकि अप्रॉक्सीमेट क्यों होगा, क्योंकि हर स्ट्रिप में हम सर्टेन रीजन को इग्नोर कर रहे होंगे। देखिए जो भी स्ट्रिप हम बनाएंगे तो वहाँ सर्टेन रीजन, यहाँ पे ये एरिया इग्नोर्ड हो गया, फिर यहाँ पे ये एरिया इग्नोर्ड हो गया, ये एरिया इग्नोर्ड हो गया। जहाँ भी हम लेंगे कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं कम भी हो सकता है। तो हम जितना स्ट्रिप बनाएंगे उतना हम कॉर्नर वाला एरिया सबको इग्नोर करते चल रहे हैं, इसलिए ये एरिया मेरा अप्रॉक्सीमेट होगा। ओके, तो इस तरह से हम अप्रॉक्सीमेट एरिया का कैलकुलेशन कर लिए, इमेजिन कर लिए कि इतना होना चाहिए। अब इसको एग्जैक्ट एरिया में कैसे बदलेंगे, अप्रॉक्सीमेट से तो काम चलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स n लिया था, n हिस्से में बांटे थे, अब n को हम धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाएं, n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर हम बहुत सारा, पहले मान लीजिए 25 स्ट्रिप बनाए थे, अब 50 स्ट्रिप बना लें, फिर 100 स्ट्रिप बना लें, फिर 200 स्ट्रिप बना लें, मान धीरे धीरे n की संख्या को बढ़ाएं। तो बढ़ाएंगे तो क्या होगा,
तो बढ़ाएंगे तो जैसे जैसे स्ट्रिप बढ़ाइएगा तो स्ट्रिप आपका पतला होता जाएगा, संख्या बढ़ाएंगे तो स्ट्रिप पतला होता जाएगा, और ये पतला होगा तो आप जो एरिया इग्नोर किए थे वो इग्नोर्ड एरिया कमता चला जाएगा। ठीक है, कम होता चला जाएगा। तो अब इसी तरह हम सपोज करें कि अगर इनफाइनाइट टुकड़ा में हम बांट दें तो ये जो इग्नोर्ड एरिया है वो सारा मेकअप हो जाएगा। ठीक है, तो हम n को इनफाइनाइट कर ले, मतलब उसमें अब हमें लिमिट लगाना होगा। जो हमने अप्रॉक्सीमेट एरिया लगाया है उसमें लिमिट के कंसेप्ट को लगाएं और लिमिटिंग वैल्यू निकाले जब n इन्फिनिटी की ओर बढ़े तब। ठीक है, व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। और देखिए n जब इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा तो क्या होगा, पतला पतला स्ट्रिप लीजिएगा तो ये जो डेल्टा x है ये भी छोटा होता जाएगा। पहले इतना बड़ा था, अब और छोटा होगा और छोटा होगा। जितना पतला स्ट्रिप लीजिएगा तो डेल्टा x छोटा होता जाएगा। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा x टेंड्स टू 0। इज इट और नॉट? तो जब n का वैल्यू हम इनफाइनाइट लेके जोड़े तो हम एग्जैक्ट एरिया निकाल सकते हैं। ओके, तो इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो हमने तो अप्रॉक्सीमेट एरिया निकाल लिया इनको ऐड करके। अब इसमें हम अपना जो कंडीशन है वो कंडीशन लगा लें। कंडीशन क्या है कि जब n को इनफाइनाइट कर लेंगे, जब नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इन्फिनिटी हो जाए तो डेल्टा x बिल्कुल 0 के अप्रोचिंग होने लगेगा, डेल्टा x छोटा होने लगेगा, और उस कंडीशन में जो अप्रॉक्सीमेट एरिया था वो एग्जैक्ट एरिया में बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या करना होगा कि इस टर्म में हमें लिमिटिंग वैल्यू, ये जो टर्म है n देख रहे हैं, समेशन y डेल्टा x i का वैल्यू 1 to n, ये जो टर्म अप्रॉक्सीमेट एरिया था इसमें हमने लिमिटिंग वैल्यू लगा दिया n टेंड्स टू इन्फिनिटी और डेल्टा x टेंड्स टू 0 करके। ठीक है, ये काम आप कर लिए तब हमारा जो एरिया है वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम लोग यूज किए कि हमने पहले एक स्ट्रिप का एरिया निकाला है और उस स्ट्रिप की संख्या को धीरे धीरे बढ़ा दिए हैं और बढ़ा के हम एग्जैक्ट एरिया निकाल लिए। तो अब ये जो साइन है, ये जो काम है ऐड करना, ठीक है, लिमिट के साथ ऐड करना, इसी का नाम हम लोग, जैसे आपको पता होगा डिफरेंशिएशन में आप देखे थे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। डेल्टा y बाई डेल्टा x वाले फंक्शन में जब लिमिटिंग वैल्यू लगाते हैं डेल्टा x टेंड्स टू 0 तो इसी को dy बाई dx बोलते थे और कहते थे ये डिफरेंशिएशन हमने किया y को। अब सेम काम यहाँ करें कि ये फंक्शन है y डेल्टा x जो ऐड आप कर रहे हैं, इसी एडिशन में अगर हम लिमिटिंग वैल्यू लगा देते हैं इस कंडीशन को कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी या डेल्टा x टेंड्स टू 0, तब इसी सिंबल को, इसको हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं और इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और डेल्टा x टेंड्स टू 0, जब डेल्टा x छोटा होने लगता है तो उसी को आप dx लिखते हैं। देखिए डेल्टा x जब अप्रोचिंग 0 होता है तो ये dx में बदल जाता है, तो ये टर्म dx हो जाएगा। तो y dx लिखेंगे, इधर फंक्शन हो जाएगा y dx और इधर मेरा इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा। किसके लिए? तो इतने समेशन के लिए। ठीक है, समेशन विद दिस कंडीशन, समेशन का लिमिटिंग वैल्यू जब नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इनफाइनाइट हो जाए, जब डेल्टा x का वैल्यू बिल्कुल 0 के अप्रोचिंग हो, तो ये मेरा इंटीग्रेशन में बदल गया, ये इंटीग्रेशन का साइन हो गया। और यहाँ हम लोग लिमिट लिख रहे हैं x इज इक्वल टू a और यहाँ लिख रहे हैं x इज इक्वल टू b। ये क्या बता रहा है कि हमको जो कर्व बना था वो एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना था। तो आप देखे थे कि ग्राफ जो हम बनाए थे तो जो P पॉइंट था यहाँ पे A माने थे और इधर जो Q पॉइंट था यहाँ पे B माने थे। ठीक है ना, तो हमें A से B के बीच का ही एरिया निकालना है। तो ये x इज इक्वल टू a, ये इसके लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसके अपर लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि ग्राफ आप कुछ भी बनाएंगे तो वो तो अनलिमिटेड होगा, आप कहीं भी वैल्यू लेके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ डेफिनिट कर रहे हैं कि हमें कहाँ से कहाँ के बीच का ही
एरिया निकालना है तो दैट रिप्रेजेंट्स योर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ तक आप इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को समझ गए। इंटीग्रेशन में हम लोग क्या जोड़ते हैं, तो एक्चुअली छोटे से एरिया को निकाल के और उसी को हम लोग इनफाइनाइट स्ट्रिप्स में बदल के ऐड करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये आपने सिंबल यूज किया है एक्चुअली इंटीग्रेशन के लिए, तो ये एक्चुअली एस का ही डिस्टॉर्टेड फॉर्म। ठीक है ना, एस क्या है, तो एस स्टैंड फॉर समेशन। ये जोड़ के लिए यूज हो रहा है एस लेटर समेशन, और इसको डिस्टॉर्ट कर दीजिए। एस लिखिए और इसको नीचे से और ऊपर से पकड़ के घिस दीजिए तो ये इस शेप में आ जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो ये जो सिंबल है एक्चुअली इट इज डिस्टॉर्टेड एस का बिगड़ा हुआ रूप है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, अब हम लोग ये साइन यूज करेंगे और इधर dx लिख देंगे और बीच में फंक्शन रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों जो ये सिंबल है और जो dx है ये सिंबल बन गया, s डिस्टॉर्टेड s और dx ये सिंबल बन गया इंटीग्रेशन के लिए। और इसके बीच में जो टर्म आप डालेंगे ये हो गया फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड। जिस फंक्शन को हमको इंटीग्रेट करना है उसका ये वैल्यू होगा, तो फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड इसको बीच में डालेंगे। जैसे आपको याद होगा, आप डिफरेंशिएशन में भी सीखे थे कि d/dx सिंबल था डिफरेंशिएशन का, और बाद में जो आप डालते थे, देखिए d/dx ये सिंबल बन गया डिफरेंशिएशन का, और इधर जो आप डालते हैं उसका आप डिफरेंशिएशन निकाल लें। ये फंक्शन टू बी ये फंक्शन टू बी डिफरेंशिएटेड होगा, यहाँ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएटेड। ठीक है, फंक्शन टू बी डिफरेंशिएटेड, तो d/dx सिंबल हो गया डिफरेंशिएशन के लिए, और बाद में जो लिखते हैं ये उस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ ये समेशन s का साइन और dx ये सिंबल बन गया इंटीग्रेशन के लिए, और बीच में जो टीज डालेंगे उसका हम लोग इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड। और a और b तो आप पहले से सीखे हैं कि a और b क्या है, तो a को हम कहेंगे कि ये मेरा लोअर लिमिट है और b को कहेंगे ये मेरा अपर लिमिट है। ठीक है, तो ये तो हो गया इंटीग्रेशन का कंसेप्ट। ओके, तो एक्चुअली बाद में देखा गया क्या कि इंटीग्रेशन है क्या, तो इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, बाद में बहुत सारे फंक्शन का हम एरिया निकालते गए और बाद में देखे क्या कि इंटीग्रेशन जो है वो सिंपली रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का उल्टे का मतलब क्या है, तो देखिए उल्टे का मतलब है कि अगर हम x² को डिफरेंशिएट करते हैं, सपोज x² को डिफरेंशिएट किए तो क्या रिजल्ट मिलता था, तो रिजल्ट मिलता था 2x। ठीक है, तो x² का डिफरेंशिएशन किए तो मिला 2x। अब रिवर्स प्रोसेस में है कि अगर हम 2x को इंटीग्रेट करें, उल्टा करें, तो हमें x² मिल जाएगा। तो x² का डिफरेंशिएशन 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन x² होगा, ये देखा गया। तो इंटीग्रेशन 2x, ये बीच में फंक्शन डाल दिए और इधर सिंबल dx, तो 2x को हमने इंटीग्रेट किया तो हमें मिल गया x²। ये देखा गया कि हर डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन। हम जो भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे हमें जो मिलेगा उसको अगर इंटीग्रेट कर लें तो हमें पुराना फंक्शन मिल जाएगा। ओके, ये देखा गया। तो इस आधार पे हम लिख सकते हैं कि अगर एक फंक्शन है स्मॉल fx, ठीक है, स्मॉल fx एक फंक्शन है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, ठीक है, dfx/dx, और आगे आपको कैपिटल fx इसलिए लिख रहे हैं कि ये दूसरा फंक्शन है, यहाँ स्मॉल fx और यहाँ कैपिटल fx। जैसे अभी देखिए ये x² था तो यहाँ 2x आ गया था। तो अगर स्मॉल fx का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आपको कैपिटल fx आ रहा है, तो कैपिटल fx का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल fx, तो हमें स्मॉल fx मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये जनरल फॉर्म हो गया इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करने का। ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए। तो इसके आधार पे हम कुछ फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो डिफरेंशिएशन का फार्मूला था बस सिंपली आपको रिवर्स कर देना है। तो जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप किए थे तो आया था 2x, आया था ना। तो इसका मतलब कि 2x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम यहाँ 2x को इंटीग्रेट किए तो आ गया मेरा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 2x को इंटीग्रेट किए तो एक्स स्क्वायर आया। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर लिए इंटीग्रेशन साइंस के, तो बचा x dx, तो एक्स स्क्वायर हो गया। और इस 2 को इस साइड ले आए तो x dx का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला कैसे आया। यहाँ x का पावर है 1, तो 1 को हम 1 से बढ़ाए हैं, 1 + 1 किए हैं तो 2 आ गया, और जितना पावर आया उसी से डिवाइड किए। ठीक है ना, इससे हमारा आगे का भी रिजल्ट मिलेगा, तो वो हम आगे देखेंगे। अब देखिए dx/dx क्या होता है। तो dx/dx तो कट के 1 हो गया, मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। 1 तो नहीं लिखते हैं तो इंटीग्रेशन dx हो गया। नहीं कुछ लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि बीच में 1 है और इसका इंटीग्रेशन मेरा सिंपली x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, अब है सो हम लोग अगले फार्मूला को देखें। तो अगला फार्मूला है, अगर हम x³ का डिफरेंशिएशन करें तो आया था रिजल्ट आपको 3x²। x³ का डिफरेंशिएशन किए थे तो 3x² को अब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको x³ मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो हम 3x² को इंटीग्रेट किए तो x³ आया। 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लिए तो x² dx x³ हो गया, और इस 3 को इस साइड ले आए तो x³/3 हो गया। तो x² का इंटीग्रेशन हो गया x³/3। फिर यहाँ क्या किए, पावर 2 था तो 2 + 1 किए तो 3 आ गया, और जो 3 है उसी से डिवाइड कर दिए। तो इस आधार पे आप डायरेक्ट फार्मूला बना सकते हैं कि xn dx क्या होगा। ठीक है ना, अगर पावर n है, जैसे यहाँ पावर 2 था तो 2 + 1 3 आ गया, तो पावर n है तो n + 1 होगा, और जितना पावर ऊपर है उतने से डिवाइड करते हैं तो n + 1 से डिवाइड कर देंगे। तो xn dx = xn + 1/n + 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। अब फिर आपको सिंपली सब डिफरेंशिएशन वाले फार्मूला को सिंपली उलट लेना है। चूंकि इंटीग्रेशन सिंपली रिवर्स प्रोसेस है, तो आप पढ़े थे sin x का वैल्यू, sin x को डिफरेंशिएट किए थे तो cos x आया था, तो cos x को इंटीग्रेट करेंगे sin x आ जाएगा। cos x को डिफरेंशिएट किए थे -sin x आया था, sin x को इंटीग्रेट करेंगे -cos x आ जाएगा। tan x को डिफरेंशिएट किए थे sec² x आया था, sec² x को इंटीग्रेट करेंगे tan x आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इट इज नथिंग, सिंपली यू हैव टू रिवर्स द फार्मूला। sec x को अब आप ये सारा चीज समझ सकते हैं। sec x का निकाले थे आप तो क्या आया था, sec x का डिफरेंशिएशन किए थे तो sec x × tan x आया था, तो sec x × tan x को इंटीग्रेट करेंगे तो sec x आएगा। सिंपली रिवर्स कर देना है। cot x का -cosec² x है तो cosec² x का -cot x होगा। cosec x का -cot x × cosec x है तो cot x × cosec x का -cosec x हो जाएगा। ex का डिफरेंशिएशन ex ही आया था तो ex का इंटीग्रेशन ex ही रहेगा। ओके, तो इस तरह से हम जो मेरा पुराना डिफरेंशिएशन का फार्मूला है उसको रिवर्स करके इंटीग्रेशन का भी फार्मूला हम निकाल सकते हैं। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। थैंक यू।